आप भी खुद को अपने आप को एक मैटर की तरह कंसीडर कर सकते हो, तो फिर आप ये सोचोगे कि उसका मास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मास वो क्षमता, वो कैपेसिटी नहीं है कि हम मैटर। हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आपके लर्निंग गाइड और आप देख रहे हैं साइंस ज्ञान। जैसा कि हमने अपने पिछले वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम आने वाले वीडियो में विद अ न्यू चैप्टर आपसे मिलेंगे, और जब हमने वादा किया है तो वादे से अपने मुकरेंगे नहीं, और अगर ठान ली है मंजिल पाने की तो उसे पाने से पहले रुकेंगे नहीं। और इसी सोच के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा वेरी न्यू चैप्टर मैटर। सो गियर अप योरसेल्फ विद योर नोटबुक एंड पेन। बट उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर देना फॉर रेगुलर अपडेट्स ऑफ माय वीडियोस। और मेरे पुराने वीडियोस को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को भी आप क्लिक कर सकते हो। नाउ विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे टू द वेरी न्यू टॉपिक मैटर। मैटर है क्या? हमने अपने बहुत सारे लेक्चर्स में ये सुना है कि हर वो चीज जो स्पेस ले, हर वो चीज जिसमें कुछ ना कुछ उसका वेट हो, उन हर एक चीज को हम मैटर कंसीडर करते हैं। तो अगर आप अपने आसपास की चीजों को देखोगे तो हर वो चीज जो आपके आसपास प्रेजेंट है उसमें कुछ ना कुछ वेट होता है, वो कुछ ना कुछ स्पेस लेती है। जैसे अभी आपकी नोटबुक होगी, आपके हाथ में आपकी पेन होगी, अगर आपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स रखा होगा तो आपकी इंस्ट्रूमेंट बॉक्स जो कुछ ना कुछ स्पेस ले रही होगी आपके स्टडी टेबल पे, एंड उसका कुछ ना कुछ वेट होगा। इवन यू योरसेल्फ, अगर आप खुद को भी देखो तो आप इस एटमोस्फेयर में कुछ ना कुछ स्पेस ले रहे हो एंड आपका कुछ ना कुछ वेट होगा। इट मीन्स कि आप भी खुद को अपने आपको एक मैटर की तरह कंसीडर कर सकते हो। तो फिर आप ये सोचोगे कि हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो सारी की सारी मैटर हैं, क्योंकि हर चीज में कुछ ना कुछ अपना वेट होता है एंड वो कुछ ना कुछ इस एटमॉस्फेयर में अपना स्पेस लेती है। तो यस, ऑफ कोर्स मोस्टली जो चीजें होती हैं वो कुछ ना कुछ स्पेस लेती हैं एंड उनका कुछ ना कुछ वेट। लेट मी करेक्ट यू, यहाँ पे हम वेट टर्म नहीं मास टर्म का यूज करेंगे। वेट डिपेंड करता है मास पे, बट मास इज अ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो हम लोग अभी यहाँ पे वेट को कंसीडर ना करते हुए मास को कंसीडर करेंगे। तो हर वो चीज जिसका अपना कुछ ना कुछ मास हो एंड वो स्पेस ले, उसको मैटर कंसीडर करेंगे। इस तरीके से हमारे चारों तरफ की जो जितनी भी चीजें हैं वो इसी दो क्वालिटीज को रिजेंबल करती हैं। तो हर एक चीज मैटर हुई, लेकिन कुछ ऐसी भी चीजें हैं हमारे आसपास में जो कुछ ना कुछ स्पेस लेती हैं लेकिन उनका कुछ मास नहीं होता है, या फिर उनका कुछ मास होता है तो वो स्पेस नहीं लेती हैं। हम अभी उन चीजों के बारे में भी डिस्कस करेंगे, जैसे सनरेज, सूरज की आती हुई किरणें जब वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करती हैं तो वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ स्पेस लेती हैं। लेकिन अगर हम बात करें उसकी मास की तो उसकी मास नेग्लिजिबल हो जाती है, जबकि वो स्पेस ऑक्यूपाई करती होती है। तो यहाँ पे सनलाइट की जो रेज आ रही है उसने एक क्वालिटी ऑफ मैटर को तो फुलफिल कर दिया, लेकिन जो सेकंड क्वालिटी है उसको वो फुलफिल नहीं कर पाएगी। अगर हम साउंड की बात करते हैं तो साउंड, जैसे कि हमने अपने पिछले वीडियो में भी साउंड के चैप्टर को जब हमने डिस्कस किया था तो साउंड के बारे में हमने समझा था कि साउंड एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करती है। इसका मतलब कि जब वो वेव के फॉर्म में प्रोपगेट करेगी तो वो कुछ ना कुछ स्पेस लेगी इस एनवायरमेंट में, लेकिन उसका मास कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि उसका मास नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो इन तरीके की जो चीजें हैं, जैसे कि रेज ऑफ सनलाइट, जैसे कि साउंड, इन सब चीजों में हमने क्या देखा कि ये स्पेस तो ले रही है लेकिन इनका मास अगर हम कंसीडर करें तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है। तो इसका मतलब कि इस तरीके की चीजों को हम मैटर कंसीडर नहीं कर सकते, क्योंकि ये मैटर की सिर्फ एक क्वालिटी को फुलफिल करती हैं। सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स हमारे आसपास जो होती हैं वो मैटर की ये दोनों क्वालिटीज को फुलफिल करती हैं, दैट इट हैज सम मास एंड इट ऑक्यूपाइज सम स्पेस इन आवर एटमॉस्फेयर, इन आवर एनवायरमेंट, सो वी कंसीडर देम एज मैटर। तो मैटर क्या है? मैटर क्या है? दो क्वालिटीज होंगी। कोई भी चीज अगर ये दो क्वालिटीज को रिजेंबल करेगा, यानी कि हैज सम मास and occupy some space, तो इसको हम कंसीडर कर देते हैं मैटर। अब मैटर के बारे में हम डिस्कस करते आए हैं कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। मैटर 3 स्टेट्स में
कोई भी मैटर इसी 3 स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है। बहुत कॉमन है हमारे लिए कि कोई भी मैटर या तो सॉलिड होगा, या फिर वो लिक्विड होगा, या फिर वो गैस होगा, राइट। मैटर इसी 3 फॉर्म्स में से किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा। जैसा कि अभी आप अपने पास अगर आपके स्टडी टेबल पे आपने वाटर की एक बॉटल रखी है तो आप उसको देख सकते हो। जो बॉटल है वो कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, उसका कुछ ना कुछ मास है, तो वो डेफिनेटली मैटर है, लेकिन वो सॉलिड फॉर्म में है। बट उसमें प्रेजेंट जो पानी है, उसमें रखी हुई जो पानी है, उसमें भी कुछ ना कुछ मास है एंड वो भी कुछ ना कुछ स्पेस ले रही है, लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में है। अब हमारा अर्थ, जो कि हम जानते हैं कि एयर के एक लेयर से घिरा हुआ है, अगर इसकी बात करें तो एयर की इस लेयर को हम कंसीडर करते हैं एटमॉस्फेयर से, और ये एटमॉस्फेयर मिलकर बनी है डिफरेंट गैसेस से। तो यहाँ पे कुछ मैटर जो है गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो अगर हम किसी भी मैटर को देखें, किसी भी मैटर को ऑब्जर्व करें अपने चारों ओर में, तो हम क्या पाएंगे कि मैटर इन्हीं तीनों स्टेट्स में से किसी एक स्टेट में एग्जिस्ट करती है। अब ये 3 स्टेट्स में हम डिफ्रेंशिएट कैसे करते हैं, हम कैसे कहते हैं कि ये कोई एक मैटर सॉलिड है, ये कोई एक मैटर लिक्विड है एंड ये कोई एक मैटर गैस है, हम इनमें डिफरेंसेस कैसे करते हैं? तो हम ये डिफरेंसेस करते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कुछ फीचर्स के बेसिस पे। अब ये कैरेक्टरिस्टिक्स हर मैटर को एक अनोखा मैटर, एक अलग मैटर बनाती है। ये कैरेक्टरिस्टिक्स होती क्या है? तो सबसे पहले हमको इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स को समझने के लिए मैटर को अच्छे से समझना होगा। तो मैटर, हर वो चीज, अगर हम मैटर को डिफाइन करें तो एनीथिंग, इसको हम इस तरीके से डिफाइन करते हैं कि एनीथिंग दैट हैज सम मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस is called matter. अब ये मैटर जब हम इसको देखते होते हैं तो हम इसके माइक्रोस्कोपिक लेवल वाले अरेंजमेंट को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, और इनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं इसी अरेंजमेंट पे बेस्ड होते हैं। तो सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि मैटर बना कैसे है। मैटर बना है बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स से, इतने छोटे पार्टिकल्स दैट वी कुड नॉट सी बाय आवर नेकेड आइज। इनको हम अभी टाइनी पार्टिकल्स के नाम से समझेंगे। मैटर जो हमारे होते हैं वो बने होते हैं बहुत सारे टाइनी पार्टिकल्स से। जैसे कि अभी आपके सामने रखी हुई आपकी नोटबुक, आप नोटबुक को देख पा रहे हो, इट माइट बी ऑफ रेक्टेंगुलर शेप, तो आप उसके शेप को देख पा रहे हो, लेकिन वो जिस टाइनी पार्टिकल से बना है, वो बहुत छोटे पार्टिकल से बना है, उसको आप अभी नहीं देख पा रहे हो। बाय यूजिंग योर नेकेड आई, आप अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि हमारे आंखों के पास वो क्षमता, वो कैपेसिटी नहीं है कि हम मैटर के टाइनी पार्टिकल्स को देख सके। हम उन टाइनी पार्टिकल्स को देख सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, जहां पे हम बहुत छोटी छोटी चीजों को देख पाते हैं। तो मैटर इज मेड अप ऑफ, अगर हम ये लाइन यहाँ पे कंसीडर करें कि मैटर इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल्स, टाइनी पार्टिकल्स, कोई भी मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना है। अब यहाँ पे हमने एक नोटबुक ली, जैसे कि अभी आप सबके पास एक नोटबुक होगी, तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे एक नोटबुक को कंसीडर करेंगे कि यहाँ पे हमने एक नोटबुक ली। अब ये नोटबुक तो हमको दिख रही है। इस नोटबुक का अगर हम मॉलिक्यूलर अरेंज, इस नोटबुक्स के अगर हम टाइनी पार्टिकल्स की बात करें तो इसके टाइनी पार्टिकल्स इतने छोटे होंगे। यहाँ पे अभी हम इस मॉलिक्यूल्स में इस तरीके के कुछ अरेंजमेंट होंगे इसके टाइनी पार्टिकल्स के, हम अभी इसी टाइनी पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे कुछ मैंने ऐसे पार्टिकल्स बनाने की कोशिश की है, लेकिन ये पार्टिकल्स इतने बड़े हैं कि हम अभी अपने आंखों से देख पा रहे हैं, क्योंकि हम अगर टाइनी पार्टिकल्स को ड्रॉ भी करना चाहें, इट इज नॉट पॉसिबल। हम वही चीजें ड्रॉ करते हैं जो हमारी आंखें देख पाती हैं। सो इसलिए अभी हम इसको अज्यूम करेंगे एज टाइनी पार्टिकल्स कि ये एक कोई मैटर है
ये कोई मैटर है जो बना है इन टाइनी पार्टिकल्स से, ये बना है इन टाइनी पार्टिकल्स से। अब इन्हीं टाइनी पार्टिकल्स के अरेंजमेंट डिसाइड करते हैं कि ये जो मैटर है सॉलिड होगा, लिक्विड होगा या गैस होगा, क्योंकि यही टाइनी पार्टिकल कुछ स्पेसिफिक फीचर देते हैं हर एक मैटर को। तो अभी ये जो टाइनी पार्टिकल्स हैं, इसमें एक कंडीशन होगा इसका इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक ये देगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब ये दो जो मेन टॉपिक्स हैं इनको हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले ये पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे कि ये हर मैटर में कैसे प्रेजेंट रहते हैं। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये कभी भी स्टैटिक नहीं होते हैं, ये पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट करते होते हैं, इनमें बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है एंड ये मूव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस। वाइब्रेशन की फॉर्म में ये टू एंड फ्रो आगे पीछे मूव करते होते हैं। जब ये आगे पीछे मूव करते होते हैं तो इनकी मूवमेंट कैसी होगी ये डिपेंड करता है इन दो टर्म्स पे, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, इसका मतलब यहाँ पे अगर इस टर्म को हम देखें, इंटरमॉलिक्यूलर यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में। अब ये मॉलिक्यूल क्या है? यही पार्टिकल्स जिनको अभी हम मॉलिक्यूल्स कंसीडर कर रहे हैं। तो जब ये दो मॉलिक्यूल के बीच में स्पेस, तो यहाँ पे इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बताएगा किसी दो मॉलिक्यूल के बीच के स्पेस को, कि उनके बीच में स्पेस कितना है। अब अगर किसी दो चीजों के बीच में स्पेस ज्यादा होगी देन डेफिनेटली वो दोनों आपस में आसानी से मूव कर पाएंगे। लेकिन अगर उनके स्पेस को कम कर दिया जाए तो उनका मूवमेंट भी क्या हो जाएगा? मूवमेंट भी कम हो जाएगा, क्योंकि उनको मूवमेंट परफॉर्म करने के लिए स्पेस भी ज्यादा नहीं मिलेगी। तो ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिसाइड करता है कि किसी भी मैटर के टाइनी पार्टिकल का मूवमेंट कैसा होगा। क्या वो बहुत ज्यादा मूवमेंट करेंगे या फिर उनकी मूवमेंट कुछ कम होगी या फिर उनकी मूवमेंट थोड़ी बहुत होगी, ये इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस डिसाइड करेगा। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या है? अगेन जब इंटरमॉलिक्यूलर की बात करें तो यहाँ पे हम दो मॉलिक्यूल्स के बीच की बात करेंगे। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक ऐसा फोर्स होगा जो फोर्स ये दो मॉलिक्यूल्स आपस में एक दूसरे पे एक्सर्ट करेंगी एंड इसी फोर्स की वजह से ये आपस में एक रिलेशन बनाएंगी। अब ये कोई एक मॉलिक्यूल ए एक मॉलिक्यूल बी पे फोर्स लगाएगा एंड मॉलिक्यूल बी मॉलिक्यूल ए पे फोर्स लगाएगा। ये फोर्स का स्ट्रेंथ जितना ज्यादा होगा उतनी ही कम उस मॉलिक्यूल की मूवमेंट होगी, और अगर इन दो मॉलिक्यूल्स के बीच का फोर्स जितना ही कम होगा इनकी मूवमेंट उतनी ही ज्यादा होगी एंड इनकी मूवमेंट की वजह से ये इन तीन में से किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो दो टर्म हमने दिखा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस एंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, इन दो टर्म्स की वजह से कोई भी मैटर इन तीन में से किसी एक फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। अब जब ये मूव करेगी तो मूव करेगी कैसे? डिफ्यूजन के फॉर्म में। अभी यहाँ पे मैं कुछ डेफिनेशन लिख दूंगी जो आप अपने नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हैं या फिर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि आपके लिए ये डेफिनेशन इन फ्यूचर हेल्पफुल होगा। तो एज यू नो, सबसे पहले हम मैटर को ही डिफाइन करेंगे कि एनीथिंग that has mass and occupies some space is called matter। एक बात ये आप हमेशा यहाँ याद रखोगी कि यहाँ पे हमने जो एक क्वांटिटी ली है वो है मास, ना कि वेट। जब हम लोअर क्लासेस में थे तो हम इसको वेट कंसीडर करते थे, लेकिन अब हम क्योंकि हायर क्लासेस में है तो हम वेट ना लेके मास वाली क्वांटिटी को यहाँ पे कंसीडर करेंगे, क्योंकि मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है जबकि आप सब जानते हो कि वेट एक डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी है। तो इसके लिए हम यहाँ पे मास को कंसीडर करेंगे। Matter is made up of very tiny particles.
बहुत छोटे छोटे पार्टिकल से मिल करके बना होगा। प्रोबेबली अगर हम इसको अभी बात करें तो हम इनको कहेंगे, इन पार्टिकल को, मॉलिक्यूल्स। अब ये मॉलिक्यूल्स के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होगी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ मैटर। किसी भी एक मैटर में मॉलिक्यूल्स की कैरेक्टरिस्टिक्स, तो सबसे पहली कैरेक्टरिस्टिक्स जो होगी वो होगी उसकी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, एंड दूसरी जो कैरेक्टरिस्टिक होगी वो होगी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो यहां पे हमने सपोज कि यहाँ पे हमने फिर से एक नोटबुक को ही डिस्कस कर ड्रॉ किया है, एक नोटबुक बनाई है। इस तरीके से एक नोटबुक बनाई है। अब इस नोटबुक के अंदर जो ये पार्टिकल्स होंगे, इन पार्टिकल्स का अरेंजमेंट डिसाइड करेगा कि ये मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी, ये मैटर किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी। तो ये जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट होगी, सबसे पहले इसके कैरेक्टरिस्टिक को बताएगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को, एंड दूसरे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस को हम डिफाइन करेंगे। फर्स्ट इज इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। स्पेस को हम डिफाइन करेंगे इस तरीके से, द स्पेस प्रेजेंट बिटवीन two molecules in a matter is called intermolecular space। जल्दी से इसको नोट डाउन करिए या फिर इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देन वील बी मूविंग टू द नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को डिफाइन करेंगे, द फोर्स exerted by two molecules towards each other in a matter is called intermolecular force. This intermolecular force and intermolecular space will decide the movement of the particles. Okay? तो यहाँ पे एक नोट भी लिख सकते हैं, the movement of particles depend upon intermolecular space and intermolecular force between these particles in a given matter. And इसी बेसिस पे अब
तब ये मैटर सॉलिड, लिक्विड या गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इन बेसिस पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एंड इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस के बेसिस पे ये मैटर अलग अलग स्टेट्स में एग्जिस्ट करेंगे, इनके कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे कैसे अलग अलग डेवलप करेंगे। एंड आज की अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपने यहाँ से कुछ नया सीखा हो, तो वीडियो को लाइक कर देना एंड आपके जो भी कमेंट्स हो उनको कमेंट बॉक्स में लिख देना। अगर आपके कुछ डाउट होंगे इन टॉपिक्स के रिलेटेड, तो आप यहाँ दिए गए टेलीग्राम आईडी पे भी मुझे 1-on-1 इंटरेक्ट कर सकते हो। विल मीट सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।